हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आप मॉडर्न हिस्ट्री के उन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 15 मिनट की ये जो शो है हमारा, इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का एक बैच चल रहा है और ये जो बैच है आपको याद रखना है, 15 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। बैच का नाम है जून बैच और इसमें आपको क्या करना है, इसमें गोल्ड प्लान और प्लैटिनम प्लान जो है वो आपको अवेलेबल रहेगा। गोल्ड प्लान की फ़ीस ये है, प्लैटिनम की ये। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे आप हमारा जो स्क्रीन पे नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हमारे जितने क्वेश्चन हो गए थे उसके बाद के क्वेश्चंस लगभग हमें 15-20 क्वेश्चन और करना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किसके मध्य हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी इरविन जो पैक्ट है वो किससे संबंधित था, आपको बताना है और आपका जो समय शुरू होता है अब होता है। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रॉलेट एक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें पूछा है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब किया था? गांधी जी और वायसरॉय इरविन के मध्य ये समझौता हुआ था जब गांधी जी चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन को बंद करने के लिए और उनको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भेजने के लिए समझौता किया गया था। जब ये दोनों मिल रहे थे तो सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। तो किसको दो महात्माओं का मिलन कहते हैं, याद रखिएगा। इनके दोनों के मिलन को दो महात्माओं का मिलन कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रख सकते हैं। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जयकर और तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने इस समझौते के लिए मीडिएटर का काम किया था। जयकर एवं तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों के प्रयासों से ये समझौता हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो है एक बहुत ही फेमस घटना है इतिहास की। तो क्या हुआ था काकोरी ट्रेन कांड के? तो नायक अगर पूछे जाए तो देखिए, काकोरी कांड बेसिकली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक क्रांतिकारी संगठन था और इसके द्वारा लिया गया था। और काकोरी कांड की जो मेन योजना बनाई थी वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो इसके मुख्य योजनाकार थे, आपको याद रखना है। इसके अलावा अशफाक उल्ला खान ने इसमें जो चेन पुलिंग है, एक तरीके से ट्रेन की चेन जिसने खींची थी, उनका नाम क्या था? अशफाक उल्ला खान था। और बाकी दो लोगों ने इसका धन लूटा था, जिसमें लूट में जो लोग शामिल हैं उसमें ठाकुर रोशन सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद और ठाकुर रोशन सिंह के द्वारा जो है क्या किया गया था, लूट की गई थी। तो प्लान करके किया गया था कि कौन क्या करेगा। तो इसके मुख्य अभियुक्त थे राम प्रसाद बिस्मिल और इस केस में उनको अरेस्ट करके गोरखपुर जेल में 1927 में फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना, उन्होंने क्या कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहाँ सरफरोशी से मतलब है सर कटाने की तमन्ना। कहते हैं कि जब राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसा नहीं कि इनकी फांसी रोकने का प्रयास नहीं किया गया, इनके एक रिश्तेदार थे जो अवध के गवर्नर के बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने बाकायदा उनको बोला कि इनकी फांसी माफ़ कर दी जाए। जब उन्होंने नहीं बोला तो वायसराय को लेटर लिखा गया कि इनकी फांसी रोक दी जाए और वायसराय को फांसी रोकने के लिए बहुत सारे नेताओं ने प्रयास किया था। फिर प्रिवी काउंसिल तक बात पहुंचाई गई, इंग्लैंड तक, लेकिन इनकी फांसी नहीं रुकी। और जब ये फांसी पर चढ़ने वाले थे तो जेलर इनके पास आया और आखिरी रात इनको जब दूध ऑफ़र किया तो इनका स्टेटमेंट था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। ये बहुत पूछा जाता है, किस क्रांतिकारी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था तो उसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ यानी भारत माता का दूध पीऊँगा, दैट मीन्स मिट्टी में मिल जाऊँगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के किस क्रांतिकारी नेता ने संबोधित किया था? तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे और जब उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाई थी, तब उन्होंने जो है नारा दिया था। तब उन्होंने कहा था, गांधी जी को संबोधित करके रेडियो पर एक भाषण दिया था और उसमें कहा था कि स्वतंत्रता का ये महासंग्राम शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, गांधी जी से कहा था, हे राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी जी कहाँ थे? मैं इस प्रश्न के बारे में कई बार विद्यार्थियों को बताता हूँ कि आपको याद रखना है कि देखिए, क्रेडिट किसी और को मिला, क्रेडिट नहीं चाहिए था उनको, तो वो कहीं और थे। तो महात्मा गांधी जी इस समय जो कहाँ हैं, तो याद रखिएगा, क्या वो साबरमती में थे, सेवाग्राम में थे, कोलकाता में थे? तो इसका आंसर आप डी बताएंगे, क्योंकि वो बंगाल में थे। याद रखिएगा, जब देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो बंगाल में एक जगह है नोआखोली, वहाँ पर भयानक दंगे हुए थे और दंगे तो 1946 से ही चल रहे थे। तो इन नोआखोली, इन दंगों को रोकने के लिए याद रखिएगा गांधी जी क्या करते हैं, बंगाल की यात्रा करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यानी गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसका मतलब है कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी 50,000 हथियारबंद सैनिकों के बराबर हैं। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा था, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, आपको बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले शख्स? तो उनका नाम है, जो कि देवबंद से जुड़े हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर लगातार 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आपको याद रखना है, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं निकाली जाती थी, एक का नाम था अल हिलाल और एक का नाम था अल विलाल। अल हिलाल, अल विलाल। तो अल हिलाल, अल विलाल किसकी पत्रिकाएं हैं? उर्दू भाषा में निकलती थी, अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिकाएं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था, आपको ये बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आई थी? माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 को तत्कालीन जो वायसरॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत आए, भारतीय नेताओं से बात की। जवाहरलाल नेहरू, पंडित वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा गांधी जी को, सबको विभाजन के लिए तैयार किया, कांग्रेस को विभाजन के लिए तैयार किया। उसके पश्चात जो है एक योजना रखी और इसको बेसिकली भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे एक तो भारत के लोगों ने नाम दिया मन बांटन योजना, मन बांटन योजना। और एक इसका आपको याद रखना मन बांटन योजना के साथ साथ कि अगर कभी पूछा जाए मन बांटन योजना या भारत विभाजन किस योजना में पहली बार शामिल था, इससे पहले किसी भी योजना में भारत विभाजन शामिल नहीं था, तो भारत विभाजन इसी योजना में शामिल था। कायदे आजम, कायदे आजम कब किसे कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कायदे आजम किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। देखिए, जो कायदे आजम का टाइटल है, कायदे आजम क्या है, किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम क्यों कहा गया है? ये टाइटल मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी द्वारा दिया गया था। गांधी जी जब मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए जाते हैं, और ये मिलने के लिए गए थे CR फार्मूला पे डिस्कशन करने के लिए। CR फार्मूला बेसिकली कांग्रेस के जो नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके द्वारा भारत विभाजन के संबंध में बनाया गया एक योजना था और कांग्रेस इसको लेकर मुस्लिम लीग से एक समझौता करना चाहती थी। तो ये प्लान का डिस्कस करने के लिए गांधी जी जब उनको गए तो उन्होंने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। कायदे आजम का मीनिंग होता है महान नेता। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं किसे कायदे आजम कहा? जनरल माइक ओ डायर। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो हमने इतिहास में 2 डायर पढ़े हैं और मुझे लगता है आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। देखिए, एक था जिसका नाम था R डायर, रेजिनॉल्ड डायर। R मतलब रेजिनॉल्ड। ये एक सन की आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए इसे जनरल R डायर के नाम से बोला जाता है। ये वो व्यक्ति है जिसने अमृतसर के जलियांवाला स्थल पर, सभा स्थल पर गोलियां चलाई थी।
गोली चलाने का आदेश सभा स्थल पर इसने दिया। लेकिन ये कौन है? ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये आदमी तो ऑलरेडी इसके लिए दोषी है, लेकिन आत्महत्या कर चुका है। क्या कर चुका है? आत्महत्या। तो अब बदला किससे लें? तो बदला लिया गया था किससे? याद रखिएगा, वो हैं पंजाब के सुनाम नामक जगह के रहने वाले ऊधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सन हॉल में 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी थी, ये कहते हुए कि मैंने अपना बदला ले लिया। क्यों? क्योंकि पंजाब में कर्फ्यू लगाने, पंजाब में गोली का, पूरे पंजाब में गोली चलाने का ऑर्डर इसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, माइकल ओडायर। नेक्स्ट हमको बताना है, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? किस अधिवेशन में नहीं, उसमें पूछा है, एक तरीके से ईयर पूछा गया, ईयर बताना है आपको किस वर्ष। तो 27, 28, 29, 30। तो याद रखिएगा 1929 है। कैसे याद रखेंगे? सरल तरीका है। देखिए, पहले आती है नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट बनी तो शुरू में जिन्ना इसके साथ थे। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और जिन्ना अंकल इसके साथ थे। फिर क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन नहीं दिया गया। वो नाराज़ हो गए और उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और इसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी अलग मांगें रखेंगी। इन्हें बोलते हैं जिन्ना के 14 सूत्र और ये आते हैं 1929 में। 1929 में जिन्ना के द्वारा अपने 14 सूत्रीय मांगें सरकार के समक्ष रखी गई, जिन्हें हम जिन्ना के 14 सूत्र भी कहते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आपको बताना, विलियम बोर्ड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रेप्स, A.B. अलेक्जेंडर। पहला नाम ही हमको दिख रहा है। कौन था? विलियम वुड। ठीक है, सदस्य नहीं बताना क्योंकि ये तीनों थे, तीन ही सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। 24 मार्च 1946 को आया था, याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, INA मानसिक पुत्र था। ये भी एक अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। INA किसका मानसिक पुत्र था? ये पूछा भी जाता है, यानी INA किसके दिमाग की उपज थी? ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मेजर आई वाची फूजीहारा। देखिए, ये दो लोगों के दिमाग की उपज थी। अब दोनों में से हमें एक को चुनना पड़े तो हम पहले चुनेंगे इसमें मेजर आईवीची फूजीहारा। इनके द्वारा आइडिया दिया गया इनको, इनने आइडिया दिया इनको, तब INA बनी थी। इसीलिए हम मेजर आईवाची फूजीहारा को ही इसमें सही चुनेंगे कि उनके द्वारा ज्ञानी प्रीतम सिंह की सहायता से जो भारतीय सिपाही हैं उनको प्रेरित किया और इस प्रकार जो है INA का गठन हुआ। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? तो ये एक अनाउंसमेंट है, हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट है। जब इंग्लैंड की नई सरकार के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा कि हम जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे। तो जून 1948 तक भारत को छोड़ने की बात कही थी किसने? तो आपको याद रखना है, वो है इंग्लैंड के PM क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, DAD, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की थी? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो उनमें से जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा बताएं आप सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था, जब संविधान सभा में उनका जो प्रतिनिधित्व कम रह गया और उन्हें लगा कि शायद हमारी पाकिस्तान की मांग जो है वो अधूरी रह जाएगी, इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है पूरे देश में प्लान करके देश भर में दंगे करवाए थे, प्लानिंग के साथ देश भर में दंगे करवाए थे, बंगाल, पंजाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? आपको बताना है, सरोजनी नायडू, एनी हुसैन, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा असफ अली। इनमें एक ही व्यक्ति हैं जो ये टाइटल दे सकती हैं और उस टाइटल का कारण है लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता करवाया था वो जिन्ना ने करवाया था, और उस समझौते के समय जो व्यक्ति, जो महिला सबसे टॉप पर नाम जिनका आता है वो है एनी बेसेंट।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और हम बहुत जल्दी अब कुछ नया स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो मेरा प्रयास है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कोई सीरीज़ लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्ते।